एमएलडीपीएल में एज अ सीनियर इंजीनियर फायर सर्विसेज में काम करता हूँ। मुझे अभी 4 साल का पूरा वर्क एक्सपीरियंस है। एमएलडीपीएल ज्वाइन करने से पहले मैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हरियाणा में था। मैंने अपना करियर 2017 से चालू किया। तकरीबन मुझे 4 साल 7 महीने हो चुके हैं। आज मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा OISD 144 जो कि है एलपीजी इंस्टॉलेशन। लास्ट पीपीटी होते हुए मुझे लगता है कि मुझे टाइम थोड़ा कम लेना चाहिए। काफ़ी सारे पार्ट्स हमारे एलपीजी इंस्टॉलेशन के दूसरे प्रेजेंटेशन में भी कवर हुए हैं। ज़्यादा उसमें कुछ रिपीटेशन ना करते हुए पीपीटी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एलपीजी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि एलपीजी होता क्या है, वो क्यों इतना खतरनाक है, हम क्या क्या फायर प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ उसके अंदर लगा सकते हैं और उसमें क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान है, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान ऑन साइड कैसा होना चाहिए, ऑफ साइड में क्या उनका रोल रहता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एलपीजी liquefied petroleum gas is a mixture of propane and butane C3 and C4 हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और एलपीजी हमें पता है कि बहुत हाईली फ्लेमेबल विच कॉज ह्यूज एक्सप्लोजन। ठीक है, जिसके कारण हमारे प्लांट प्रेमाइसेस के अलावा भी सोसाइटी, प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, ये तीनों को ह्यूजली अफेक्ट कर सकती है। आगे बढ़ो। हम अब प्रॉपर्टीज में आते हैं। एलपीजी की 1.5 से 2 टाइम्स हैवियर देन एयर होती है। जनरली हम 1.6 कंसिडर करते हैं। इसका एलईएल होता है 1.8% बाय वॉल्यूम और 9 इसका यूईएल होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट 9.5% बाय वॉल्यूम। जैसा अभी सर ने एक विस्कोसिटी में टर्म यूज करी थी, विस्कोसिटी, ये लिक्विड में जनरली एक फ्रिक्शनल टर्म होती है कि दो लिक्विड की दो परतों के बीच में घर्षण होता है, उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं चल क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ, तभी मैं चल पा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ अपने आप को। तो एलपीजी का जो विस्कोसिटी है, जैसे सर ने बताया 3 CS सेंटीस्ट्रोक्स फोम का होता है, इसका 0.3 सेंटीस्ट्रोक्स है। इसका विस्कोसिटी इतना कम है कि हमें ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमारे लोकेशन पे जिनकी इंटीग्रिटी बहुत ही हाई हो, जहाँ से लीकेज ना हो सके और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर कंटेंट ना के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलपीजी माइनस टेम्परेचर में रहता है। वहाँ पे अगर वाटर कंटेंट रहा तो फ्रीजिंग होगी, वॉल चोक हो जाएगा, गैसकेट चोक हो सकती है, गैसकेट से लीक हो सकता है और वाटर कंटेंट के कारण फ्रीजिंग होने के कारण वहाँ से लीकेज हम अरेस्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है, हमें पता ही। ओके, तो हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया है एलपीजी इंस्टॉलेशंस के लिए सिंगल लार्जेस्ट फायर कवर होनी चाहिए। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम के बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारा जो फायर प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ है, एस्केप रूट, मीन्स ऑफ एक्सेस क्लियर होना चाहिए। ओके, फायर वाटर सिस्टम में हम आते हैं। हमारे फायर वाटर सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। ओके, जैसे अभी बताया, मदर ऑफ ऑल फायर वाटर सिस्टम हाइड्रेंट लाइन। अब उस हाइड्रेंट लाइन को फीड कौन करेगा? फायर वाटर स्टोरेज। अब फायर वाटर स्टोरेज से हाइड्रेंट लाइन में पानी कहाँ से आएगा? पंप्स की मदद से। हाइड्रेंट का मॉनिटर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होती है और वाटर स्प्रिंकलर या डेलिप सिस्टम। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम उन एरियाज में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जैसे पंपिंग स्टेशन हो गया, कंप्रेसर हाउसेज हो गए, एलएनजी में भी होता है और एलपीजी इंस्टॉलेशन में भी होता है। हमारे यहाँ बॉयल ऑफ गैस एंड फ्लैश गैस कंप्रेसर होते हैं। थोड़ा प्रोसेस में ना जाते हुए जल्दी पीपीटी कंप्लीट कराई जाएगी। स्टोरेज वेसल्स में 10.2 LPM पर मीटर स्क्वायर का वाटर स्प्रे डेंसिटी मिनिमम होना चाहिए। शेड्स में 10.2 LPM पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। पंप कंप्रेसर हाउस में 20.4 LPM होना चाहिए और कैंट्री में 10.2 LPM पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। हमारा जो फार्टेस्ट पॉइंट होता है हमारे नेटवर्क लाइन में, उसमें रेजिडुअल प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, जो फार्टेस्ट पॉइंट होता है। जितने भी हमारे फायर सिस्टम की डिजाइनिंग कराई जाती है उसमें जो हाइड्रेंट्स और मॉनिटर्स का डिस्टेंस होता है वो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 15 meters from away from the area to be protected and not more than 30 meters from the high hazard area.
फायर हार्डन नेटवर्क्स क्लोज लूप में होने चाहिए ताकि हम इजीली वाटर को सर्कुलेट कर सके। आइसोलेशन वॉल्स हम क्लोज लूप में प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि बाकी का नेटवर्क ना अफेक्ट हो अगर कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई हो तो। फायर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 4 घंटे की होनी चाहिए फॉर सिंगल लार्जेस्ट फायर। अगर हमारा मेकअप वाटर कैपेसिटी अच्छा है 50% एंड मोर है तो हम उसको 3 घंटे भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा एलपीजी टर्मिनल है, ये हमारा फायर स्टोरेज टैंक है। 2 टैंक ऐसे होने चाहिए सेग्रीगेशन, या तो स्टील मैसनरी से बने होने चाहिए, कंक्रीट मैसनरी से, उसमें सेग्रीगेट जाती है। जनरली ये तो स्टील प्लेट टैंक है, अलग अलग है तो इसको हम मेंटेनेंस भी बहुत इजीली कर सकते हैं। एक टैंक में कुछ इशू या क्लीनिंग या रिपेयर्स का काम कराना पड़े तो हम एक टैंक से पूरा कैपेसिटी मेकअप कर सकते हैं। हमने दूसरी पीपीटीज में कवर कर ही ली है फायर वाटर पंप हाउस के में, जिसमें ऑपरेशन आता है, मेंटेनेंस आता है और साथ के ही तो मैंने बताई कि प्रैक्टिसेस में आती है हमें हाई लेवल हाई इंटीग्रिटी ऑफ सेफ्टी हमें फॉलो करनी पड़ती है। एज वी ऑल नो दैट टैंकर लोडिंग फैसिलिटी सबसे क्रिटिकल होता है। ना ही हमारे लाइसेंस पर मैसेज में अगर उसे हम कंट्रोल ना कर पाए तो वो जो भी एरिया है जिस एरिया में वो टैंकर जा रहा है उसे अफेक्ट कर सकता है। तो हाई इंटीग्रिटी ऑफ जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है। और उसमें सीसी चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोजन नागपुर से उस पर्टिकुलर बुलेट को सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रूवल लेना पड़ता है, उसकी एक डेट लगाई जाती है। अब उसमें कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं ड्यूरिंग बिफोर लोडिंग ऑपरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन। ये OSD 144 में पॉइंट भी दिया गया है। बिफोर लोडिंग ऑपरेशन और ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। बिफोर लोडिंग ऑपरेशन हमें जितने भी SRV होते हैं, प्रेशर गेजेस होते हैं, उनका सर्टिफिकेशन चेक करना है, उसका इंश्योरेंस चेक करना है, या किसी फिजिकल डैमेज की कोई निशानी तो नहीं है बुलेट में, या उसका पेंट पील ऑफ तो नहीं हो रहा, पेंट निकल तो नहीं रहा है, उसमें कोई ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण प्रेमाइसेस के अंदर आते ही कोई आग लग जाए। स्पार्क अरेस्टर का प्रोविजन होता है। अगर वो टैंकर लाइसेंस प्रेमाइसेस के अंदर आ गया जहाँ पे उसको लोडिंग करवानी है, लीक टेस्ट के लिए क्या करते हैं? हाँ, आने से पहले लीक टेस्ट कैसे इंश्योर करते हैं? सर सोप सॉल्यूशन की मदद से किया जाता है। कपलर्स लगा के देखते हैं ना, वो क्या है? सर पहले तो जो अपना कपलिंग होता है SS की कपलिंग लगाई जाती है। उसके पहले हम लोग मेटलिक गास्केट है वो लगाई जाती है। जो उसका मॉड्यूलर वॉल मास्टर वॉल है उसको जरा सा ओपन किया जाता है, क्रैक ओपन किया जाता है, राइट। तो क्रैक ओपन करके चेक किया जाता है। वैसे जो अपने टैंकर लोडिंग टैंकर्स होते हैं, टैंकर ट्रक्स होते हैं, उसमें 2 तरह के वॉल दिए जाते हैं। एक फ्लो चेक वॉल होता है और एक मास्टर वॉल होता है। मास्टर वॉल अगर इफ इन केस कोई दूसरा व्हीकल उस पर्टिकुलर वॉल बॉक्स के अंदर घुस गया, रैम कर गया, अगर मास्टर वॉल डैमेज भी हुआ तो जो फ्लो चेक वॉल है वो एक NRV की तरह काम करेगा और जो प्रोडक्ट है हमारा उस पर्टिकुलर टैंकर के अंदर वो बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी फैक्टर है टैंकर्स के अंदर। लोडिंग के दौरान भी ये चेक किया जाता है कि जो अपने लोडिंग बेस है, जो उसके अंदर पहले वेपर प्रेजेंट है, उसको पहले वेंट आउट किया जाता है, उसके बाद उसमें हम लोग लगाते हैं, टैंकर से कनेक्ट करते हैं, उसमें भी सोप सोल्यूशन से चेक किया जाता है। उसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो मास्टर स्विच होता है टैंकर के अंदर उसे बंद किया जाता है, कीज निकाली जाती है और प्लस अपना व्हील चोक्स को इंस्टॉल किया जाता है टू मेक श्योर कि टैंकर आगे ना बढ़े। उसके अगर हैंड ब्रेक्स फेल हो गया, कोई और रीज़न है, एयर प्रेशर नहीं बन पा रहा है, स्पार्क अरेस्टर लगा हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसका जो एग्जॉस्ट लाइन है वो पूरी क्लियर है। कई टैंकर्स में ऐसा होता है कि उसका एग्जॉस्ट लाइन से लीकेज रहता है, उसके कारण भी एक मेजर फायर हैजार्ड क्रिएट हो सकता है, क्योंकि टैंकर लोडिंग एरिया जोन 0 में आता है एज पर पेट्रोलियम एक्ट एंड रूल 104। जोन 0 में हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, तो स्पार्क अरेस्टर तो बोल ही दिया, व्हील चोक्स स्टैटिक करंट के लिए क्या करते हो? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम लोग करते हैं कि 2 डबल अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है, एक हमारे गाड़ी के चैसिस में और दूसरे उसके बुलेट में। जब तक दोनों अर्थिंग प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगी, जो हमारा मेन कंट्रोलर है उसमें ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा, तब तक लोडिंग चालू नहीं होगी। ये सबसे मेजर सेफ्टी फैक्टर है। बॉन्डिंग और अर्थिंग का प्रोविजन पहले से टैंकर में दिया जाता है। जो हम लोग SS का फ्लैंज कनेक्ट करते हैं उसमें भी अलग से प्रॉपर बॉन्डिंग करवाई जाती है ताकि कोई स्टैटिक चार्ज क्रिएट ना हो। स्टैटिक चार्ज तो क्रिएट होगा पर डेसिपेट हो जाएगा, मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, वो कंटिन्यूटी ब्रेक वो डेसिपेट होने के लिए वो लगाया गया मैकेनिज्म। हाँ स्टोर करके नहीं रखते हैं। सर उसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा एक पहले उसका LED है ना, ग्रीन दिखेगा वो रेड दिखेगा, मतलब आपका पैनल चालू ही नहीं करेगा। वैसे पहले ऑटोमेटिक सुबह लोडिंग के टाइम पे बंद भी हो जाएगा, अगर डिसकंटिन्यू हो गया वाइब्रेशन से या कुछ तो स्टॉप
हो जाएगा। जो अर्थिंग कनेक्शन हमने कनेक्ट किया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।